Hi everyone, I'm Dr. Shweta and I once again welcome you to Teaching Learning with Shweta. तो हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम और उसका डेवलपमेंट इंडिया में से. We've been studying the development of education system in India and it is also studied under education in contemporary India. So education in contemporary India के अंडर भी ये पढ़ा जाता है. तो पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में. तो उसके कंटिन्यूशन में ये दूसरा वीडियो लेक्चर जो है मेरा वो होगा बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. तो अभी हम एंशिएंट पीरियड की बात कर रहे हैं जो एजुकेशन हमारी कंट्री में कैसे डेवलप हुई है एंड वी एम टू स्टडी the education system from the early times, from Vedic time, traveling through the Buddhist times, the Islamic time, the onset of invaders in our country, and uh, the British system of education in our country, the influences of that period till the present system of education. ये हमें पूरा पढ़ना है और ये वाला जो वीडियो लेक्चर है ये होगा पूरा बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में. So let's start with this video lecture. So Buddhist system of education, the period for this was between 500 BC to 1200 AD. ये वाली जो स्लाइड है ये मेरी जो पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो फर्स्ट स्लाइड थी ये और वो स्लाइड सेम है. जो मैंने वैदिक एजुकेशन शुरू किया था उसमें भी यही स्लाइड यूज की थी. सो आई एम यूजिंग द सेम स्लाइड दैट आई यूज्ड एज माय फर्स्ट स्लाइड इन द lecture that I delivered on this channel about Vedic system of education, because when you are studying a system of education of any country, then these are the points that you cannot miss. You cannot miss what were the aims and ideals of that particular system of education and how the education was organized. कैसे organize हुई मतलब कैसे इसको फंडिंग कौन देता था, कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये होते थे, इनकी लोकेशन कहाँ होती थी, इनके डिवीजन किस तरह से होता था, प्राइमरी, हायर एजुकेशन, टर्शियरी एजुकेशन, वोकेशनल, इस तरह की चीजें ये सब ऑर्गेनाइजेशन में आती है. फिर टीचर की क्या पोजीशन थी, क्या स्टेटस था. अगर हम आज की डेट में देखें जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है तो बहुत तरह के हमें व्यूज मिलेंगे. कोई कहेगा कि स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि सैलरीज कम है, रिस्पेक्ट नहीं है. कोई कहेगा कि टीचर्स की सैलरीज बहुत अच्छी हैं, रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है. तो इन सारी चीजों का जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो हमें बताना होता है कि हर एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में टीचर की क्या प्लेस थी, क्या वो फ्री था, क्या वो ऑटोनोमस था या फिर वो किसी के कंट्रोल में था, किसी के अंडर था. फिर एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कौन सी हैं, स्कूल्स किस तरह के हैं, क्या वो गुरुकुल हैं या प्रॉपर स्कूल जो आज की डेट में जैसे होते हैं वैसे हैं. करिकुलम क्या था, क्या पढ़ाया जाता था, कैसे पढ़ाया जाता था, किसको पढ़ाया जाता था, वो सारा आता है करिकुलम के अंडर. उसके बाद जनरली देखा गया है कि जो हमारी अर्लियर एजुकेशन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेरेमनीज होती थी. इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन वी सॉ दैट दे वर Upnayan sanskars and Samvartan sanskar and so many kinds of ceremonies associated with some religious rituals also being conducted during education. So similarly in the Buddhist system of education we would also see those important ceremonies. और आज की डेट में भी ये ceremonies होती हैं, admission और graduation ceremonies या convocation ceremonies हमारी होती हैं and they're very important in students' life. सर्टिफिकेशन क्या होता था कि नहीं होता था इन सिस्टम ऑफ एजुकेशन में ये भी बताना जरूरी है. किस तरह से टीचर्स पढ़ाते थे, व्हाट वर द टीचिंग मेथड्स, डिसिप्लिन कैसा था, क्या वो स्ट्रिक्ट था, पनिशमेंट था कि नहीं. टीचर टॉट रिलेशनशिप इसको भी डिस्कस करना जरूरी होता है व्हेन यू आर स्टडीइंग सम सिस्टम ऑफ एजुकेशन कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप कैसा था. विमेन एजुकेशन खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब हिस्ट्री ऑफ विमेन एजुकेशन पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं कि सम सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन because of the influences of the rulers they completely curbed the women education. They did not encourage women education, whereas some have encouraged women education. So the quality of life of women, their status in the society is closely related to that. तो जिस तरह का women की education का system होता है उसी तरह से उनका status ऊपर नीचे होता है किसी period में. तो वो कैसा था बुद्धिस्ट system of education में,
वो भी हम देखेंगे, क्योंकि वैदिक में हमने देखा था कि विमेन एजुकेशन एट पार थी, आदमियों के बराबर थी, उनको एंट्रेंस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। बाद में जाके टुवर्ड्स द एंड ऑफ वैदिक पीरियड विमेन एजुकेशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो ये सारी चीजें हम बुद्धिस्ट में भी पढ़ेंगे। और कुछ स्पेशल फीचर्स अगर हैं, जैसे बुद्धिस्ट की भिक्षु एजुकेशन एक स्पेशल फीचर है, तो उस तरह से हम अगर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं वो भी पढ़ते हैं। फिर क्या पॉजिटिव हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या नेगेटिव हम ड्रॉ कर सकते हैं हर एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन से अपनी करंट एजुकेशन सिस्टम में उसको इंक्लूड करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें कवर करनी होती है अपने आंसर्स में, या हमारी नॉलेज एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए अबाउट एनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसको पढ़ने के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए कि बुद्धिज्म, क्योंकि ये बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, तो बुद्धिज्म कहाँ से आया, बुद्धिज्म से तो रिलेटेड है ही, क्योंकि यही उसकी रनिंग फिलोसफी है। तो बुद्धिज्म जो था वो 6th सेंचुरी में सिद्धार्थ गौतम, जिनको हम लॉर्ड बुद्धा भी कहते हैं, उनसे स्टार्ट हुआ था। एंड ही वॉज हिंदू एंड ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी रिच इन अ किंगली फैमिली एंड ही हैड डिनाउंस्ड एवरीथिंग। उन्होंने सब कुछ डिनाउंस करके छोड़कर उन्होंने ये अडॉप्ट किया था। अब जितनी बुद्धिस्ट एजुकेशन शुरू में है वो इनकी ही टीचिंग्स हैं, जो इन्होंने खुद दी हैं, खुद बोले हैं, जो सर्मन्स इन्होंने डिलीवर किए हैं, वही मेन बुद्धिस्ट एजुकेशन में मानी जाती है। इन्हीं को बाद में जो मॉन्क्स हैं, जो साधु हैं, जिनको हम, जो भिक्षु हैं, जिनको हम रिस्पेक्ट से भिक्षु कहते हैं, इट्स नॉट अ डेरोगेटरी वर्ड दैट वी यूज, उन्होंने फिर जो दी हैं टीचिंग्स, इनकी ही टीचिंग्स को कैरी फॉरवर्ड किया है। तो अशोका जो किंग थे, उनके रेन में ही बुद्धिज्म बहुत फ्लरिश किया था और बहुत सारी मोनास्ट्रीज हमारी कंट्री में बनाई गई थी। और ऐसा कहते हैं कि ये वैदिक एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं थे, इन्होंने कोई इन्वेजन नहीं किया था या कोई डिस्ट्रक्शन नहीं किया था कि वैदिक एजुकेशन के एंटी थे, कि उनको हटाना था, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने ये को एग्जिस्ट करते थे। को एग्जिस्ट मतलब साथ में एग्जिस्ट करना। अगर कोई स्कूल है तो उसके बगल में हम स्कूल खड़ा कर रहे हैं, तो इसका मतलब को एग्जिस्टेंस। अगर हम स्कूल को खत्म करके दूसरा स्कूल बना रहे हैं तो वो को एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसा बाद में जो इन्वेजन हुए हैं उनमें देखा गया था कि उन्होंने कंप्लीटली हमारी एजुकेशन सिस्टम को खत्म करके अपने इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने की कोशिश की। तो ये ऐसा नहीं था। बुद्धिज्म, इट वाज नेवर अगेंस्ट द वैदिक एजुकेशन। एंड जो भी इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं वो गुरुकुल के साथ ही चल रहे थे, गुरुकुल भी चल रहे थे और इनके सिस्टम भी चल रहा था, फैल रहा था। तो ये को एग्जिस्ट कर रहे थे, इनकी कोई डिस्प्यूट्स नहीं थी। हम आगे जाके देखेंगे कि इनके करिकुलम में वेदास भी पढ़ाए जाते थे, कुछ वैदिक एजुकेशन भी दी जाती थी। तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है वो है एम्स एंड आइडियल्स क्या है। शुरुआत में ही हम पढ़ लेते हैं कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम का एम क्या है। और हमें ये पता है कि हर सिस्टम ऑफ एजुकेशन में चाहे कितने भी एम्स हो, एक हिडन एम जरूर होता है कि अपना, क्योंकि वो किसी रिलीजन से एसोसिएटेड होता है। जैसे वैदिक जो था वो हिंदू रिलीजन से ज्यादा एसोसिएटेड था, तो ऑब्वियसली वो हिंदू रिचुअल्स को ही स्प्रेड करना चाहेंगे और इसी तरह से अपनी कल्चर को प्रिजर्व करना चाहेंगे। वैसे ही जब बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन आया तो इनका अपनी एजुकेशन में बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को रखना और बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को ही फैलाना भी एक एम था। So every education system, whoever group has imparted that system, one hidden objective has always been to preserve and spread and propagate the principles of that particular religion through their education. So that has also been seen in the Buddhist system of education. The Buddhist teachers have also tried to, in the form of education, they have also tried to spread the Buddhist philosophies and their rituals and their teachings. So this is a hidden agenda in all these systems. I won't call it agenda, but a hidden aim to in all the systems of education. ऐसे जब फ्यूचर में इस्लामिक एजुकेशन आई थी तो उन्होंने भी अपनी चीजों को फैलाने की शुरू की थी। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू स्प्रेड एनी कल्चर और एनी फिलोसफी इज एजुकेशन। एजुकेशन सबसे पावरफुल टूल होता है कोई भी कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और किसी भी तरह की टीचिंग को फैलाने के लिए। तो ऑब्वियसली जो भी रूलर आएगा वो अगर कुछ किसी चीज को स्प्रेड करना चाहता है तो एजुकेशन ही सबसे पावरफुल टूल होती है। उसी चीज को आप स्कूल में पढ़ाने लगो तो लोगों के माइंड में वो आने लगेगा, वो चेंज होने लगेगा। तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से दैट दिस इज वन ऑफ द हिडन एम्स। इस
जो बुद्ध सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, अगर आप उसको वैदिक एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो काफी सिमिलैरिटी मिलेगी आपको। यहाँ पे भी मोक्ष, निर्वाण, सैल्वेशन, इन सब चीजों की बात की है और उसको ही एजुकेशन का मेन एम रखा है। इसीलिए मेडिटेशन और ये सारी चीजें और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बुद्धिज्म में भी होती हैं, बुद्धिज्म स्कूल्स में भी होती थी, बुद्ध स्कूल्स में भी। और डिसिप्लिन पे यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस था, वैदिक टाइम में भी था बट यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में था। मॉरल कैरेक्टर, मोरालिटी, वैल्यूज और हमारे बिहेवियर में प्योरिटी, कैरेक्टर और कंडक्ट, जो हमारा बिहेवियर है उसको हम कंडक्ट कहते हैं, वो कंडक्ट प्योर होना चाहिए। उसमें किसी भी ये वैदिक एजुकेशन में भी था लेकिन यहाँ पर और स्ट्रिक्ट था। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि कौन से वो 10 कमांडमेंट्स थे जिसमें आपको क्या क्या नहीं करना है वो बताया गया है और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। फिर पावर ऑफ रीजनिंग, ये एक चीज थी यहाँ पे थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि एडवांस्ड उसको हम कह सकते हैं। रीजनिंग जो है, सोचने की शक्ति, क्रिटिकल थिंकिंग, ये साइंटिफिक थिंकिंग से रिलेटेड होती है। तो इस एजुकेशन में काफी आपको साइंटिफिक चीजें, लॉजिक और बहुत सारी इंडक्टिव मेथड, ये सब आपको दिखेगा जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में। तो हाँ, रीजनिंग डेवलप करना बच्चों में, ये एक बुद्धिस्ट एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एम था। रेजिलियंस मतलब हिम्मत, परेशानियों को झेलने की हिम्मत, द एबिलिटी टू रेजिस्ट और टू बी पेशेंट व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स, to withstand the problems, to bear with the problems, that is called resilience। अब इतना strict discipline था यहाँ पे, तो obviously वो इसीलिए किया गया था कि students resilient बने। So resilience that was observed, the strict kind of discipline that was supposed to be followed by students, the purpose behind that was to develop this quality of resilience in students। And of course physical, mental, spiritual, तो सब तरह का डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट was the aim of Buddhist education। And one very important principle was non-violence। They strictly believed in not harming, hurting anyone, and therefore their ways were always about peace। Peaceful ways थे इनके हर चीज में, including education। कैसे एजुकेशन ऑर्गेनाइज होती थी? वेल, वी द टीचर इन अ बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उस टीचर को कहते थे मॉन्क। वो एक भिक्षु मॉन्क कहलाते थे। और जब बहुत सारे मॉन्क्स एक साथ इकट्ठे होते थे, बहुत लर्नेड, तो वो एक संघ बनाते थे, उस ग्रुप को एक संघ कहते थे। ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसा था, क्योंकि सारे रूल्स, सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना ये संघ का काम होता था। तो संघ वेयर a group of some learned Buddhist monks who became, it was like a group of these people that was like a unit of power that and that unit, these monks together, they decided the laws and the principles and the functioning. They took a great interest and role in functioning of these Buddhist educational institutions। So that that was a kind of an organization। So एक organization की तरह बन जाता था। तो अगर हम वैदिक स्कूल की बात करें तो वैदिक में एक सिंगल टीचर थे, गुरुकुल में जो गुरु थे, जो आचार्य थे, वही इंपॉर्टेंट, वही सारे डिसीजंस लेते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था, ज्यादा फेडरल था। मतलब ये रूल्स जो थे ये बना रहा था, कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइप की चीज थी यहाँ पे, उसका नाम था संघ। सो ये सारे रूल्स बनाते थे। और एक और डिफरेंस हमें वैदिक टाइम से मिल रहा है यहाँ पे, और वो है कि सारे कास्ट के बच्चे अलाउड होते थे इन एंटरिंग द बुद्धिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे फीस भी थी, फ्री नहीं था। स्टूडेंट वाज हैड टू गिव 1000 कॉइन्स। और ये सारी जो फीस थी, ये जो बुद्धिस्ट स्कूल्स थे, जो इनके एजुकेशनल सेंटर्स थे, यूनिवर्सिटीज थी, इनको सजाने में, बनाने में, उसमें ये पैसे काम आते थे। थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज था ये। और यहाँ पे हॉस्टल का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने स्टार्ट किया था। तो वैदिक इंस्टीट्यूशंस, वैदिक टाइम से ये थोड़े से डिफरेंसेस मिलेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे सारे कास्ट के बच्चे अलाउड थे। यहाँ पे एक टीचर की ऑटोनॉमी या फ्रीडम नहीं थी सब कुछ डिसाइड करने की, बल्कि एक ग्रुप ऑफ टीचर्स, जो संघ कहते हैं उसको, वो अथॉरिटी थी सारे रूल्स डिसाइड करने के लिए। वो रूल्स फिक्स होते थे सबके लिए, इसीलिए ये फेडरल है। क्योंकि गुरुकुल में एक गुरुकुल के रूल फिक्स होंगे क्योंकि उस टीचर ने बनाए हैं, और दूसरे गुरुकुल के रूल्स अलग हो सकते हैं क्योंकि दूसरे टीचर ने बनाए। लेकिन यहाँ पे संघ ने सारे स्कूल्स के लिए एक जैसे रूल्स बनाए हैं, इसीलिए वो फेडरल है बहुत ज्यादा।
स्टेटस ऑफ द टीचर यहाँ पे भी सेम है जैसे वैदिक टाइम्स में था। यहाँ पे भी टीचर जो है वो बहुत जो संघ के टीचर्स हैं वो बहुत ही हाई कैरेक्टर के हैं, खुद सारे जो 10 कमांडमेंट्स हैं जो बाद में हम पढ़ेंगे उनको फॉलो करते हैं, और इंटेलिजेंट हैं, नॉलेजेबल हैं, रिस्पेक्ट बहुत है। लेकिन यहाँ पे टोटल ऑटोनॉमी, टोटल फ्रीडम नहीं है जैसे गुरुकुल के आचार्य को थी। यहाँ पे संघ के रूल्स से टीचर को भी, जो भी पढ़ा रहे हैं उनको, टीचर को भी ये वाले रूल्स जो संघ के बनाए हुए हैं वो पढ़ाने हैं। सो हियर you will see similarities from the Vedic system of education as far as the status of the teacher is concerned. Here also the teacher is required to be someone with high character, high intellect, and observing all the 10 commandments and strict discipline himself. But the only difference from the Vedic time is that here the teacher does not have absolute autonomy, because the teacher is also being, the monk is also being led by the rules that are made by sanghas. So this is a slight difference from the Vedic system of education here. और यहाँ पे टीचर को उपाध्याय कहते हैं, जैसे वहां पे आचार्य कहते थे। तो कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे यहाँ पे? बहुत सारे। यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, मोनास्ट्रीज, विहार्स एंड मठ्स। ये 3 जगहों पर पढ़ाई हुआ करती थी, और ये सिंपल से नहीं थे जैसे वैदिक इंस्टीट्यूशंस में गुरुकुल होते थे। दे वर मैसिव मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, सम ऑफ देम आर स्टिल, वेरी few are still there and they still are tourist spots. So these buildings were not very simple as that of the educational institutions found in the Vedic system of education. They were not as simple as and basic as gurukuls, but they were magnificently built, and they were beautiful, and they were well decorated, and some of them are still sites of, they're still very important spots for tourists in these days. And they were hostels also with all proper facilities for students to live. And some of the famous viharas are Yastivana, Venuvana, Seetvana. These are very famous in the history. You can Google up more vihars if you wish to visit some as a tourist, that you can do. And these all vihars were not only centers of education but also for craft and culture. तो उनकी जो culture है वो देखने मिलेगी। अभी भी अगर विहार्स हैं तो उनकी कैसे वो सजा रहे, उनकी आर्ट, क्या स्पेशलिटीज हैं, क्राफ्ट्स हैं, वो भी उसके भी सेंटर थे वो। और वहाँ वो, लेकिन ये सारे जितने भी स्कूल्स और जो इंस्टीट्यूशंस थे, अगेन ये संघ के कंट्रोल में थे। दे वर स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ द संघास। So when you will talk about curriculum, as you will be doing in all systems of education, these are the important points that you will cover. ये points आप miss नहीं करेंगे जब आप curriculum के बारे में बात करेंगे किसी भी system of education का। कब से education start हो रही है, क्या ceremonies हो रही है, admission के time कोई ceremony हो रही है, passing out के time कोई ceremony हो रही है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, किस language में पढ़ाया जा रहा है, कितनी तरह की चीजें पढ़ाई जा रही हैं, एग्जाम हो रहा है कि नहीं, और डिसिप्लिन कैसा है। तो ये करिकुलम आज की डेट में भी आप देखोगे, करिकुलम की बात करोगे तो यही चीजें आती हैं। तो 2 तरह का करिकुलम था बुद्धिज्म में, एक तो था दुनियावी और एक था जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल, वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल। वर्ल्डली में सारी जो मेडिसिन की चीजें हैं, एग्रीकल्चर की चीजें हैं, जो वोकेशनल एजुकेशन है, मैथ, साइंस, ये सारी चीजें इसमें आ गई। और स्पिरिचुअल में मेडिटेशन और यज्ञ और जो भी उनकी रिलीजन से एसोसिएटेड था, बुद्धिज्म से रिलेटेड था, वो सारी एजुकेशन इम्पार्ट की थी, करी जाती थी। ये जो मैंने पिक्चर है, I have taken from the internet and I have mentioned the name of the person who has drawn this. So there were 4 noble truths. तो 4 सच्चाई, ये प्रिंसिपल्स थे। हर एक सिस्टम का, एक एजुकेशन सिस्टम के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ फिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी पर सब कुछ बेस्ड होता है। अगर मेरा प्रिंसिपल ऑनेस्टी है तो चाहे मैं पढ़ाई कराऊं या चाहे मैं खेती बाड़ी करूं या चाहे मैं बैंकिंग करूं, मेरी हर चीज में ऑनेस्टी दिखेगी। उसी तरह से बुद्धिज्म के ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, तो हर चीज में ये 4 प्रिंसिपल्स आपको नजर आएंगे। तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल्स से। तो क्या इनकी ये क्या मानते थे कि 4 सच्चाइयां हैं जिंदगी की, कि एक तो सफरिंग है, दुनिया में दुख है, लेकिन दुनिया में जो दुख है उनका कॉज है, कॉज ऑफ सफरिंग, वो कॉज जानना जरूरी है। फिर उस सफरिंग का सोल्यूशन जानना जरूरी है, और फिर सही चीज करो जिससे वो दुख दूर हो। सो देयर आर 4 noble truths that suffering exists and that suffering has a cause and we need to look for the solution for that suffering, and that is by doing right conduct and implementing that solution to
remove that suffering. Now, this is very important slide. I tried to sum up everything that I got from various sources under into this slide. मैंने कोशिश की है कि मुझे जहां जहां से जो जो कंटेंट मिला है वो मैंने इसी स्लाइड में रखा है. तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या क्या था करिकुलम में, ये स्लाइड वो बताती है. अब आप देखिए इसमें जो मैंने डिविजन्स करे हैं, इसमें 3 तरह के डिविजन तो कॉमन है. प्राइमरी, हायर और वोकेशनल वैदिक में भी थे, इसमें भी है. लेकिन इसमें 2 चीजें न्यू आ रही हैं. एक तो मेडिकल है और ब्राह्मणिक. तो ये प्राइमरी का पहले देखते हैं. प्राइमरी में रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक पढ़ाया जाता था, सिंपल बिल्कुल. हायर में रिलीजन, फिलोसफी, आयुर्वेदा, ग्रामर ये इंट्रोड्यूस किया जाता था. वोकेशनल में देखिए आप नेचर स्टडिंग, स्नेक चार्मिंग, पामिस्ट्री जो पाम से पढ़ के करते हैं, तंत्र मंत्र, स्टडी ऑफ नेचर, एलिफेंट टेमिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, जो भी नौकरी दिलाने से रिलेटेड है वो. तो प्राइमरी, हायर, वोकेशनल वैदिक में भी था, इसमें भी था. 2 चीजें जो आ रही हैं न्यू, वो है मेडिकल. बुद्धिस्ट एजुकेशन फेमस है. इट इज बुद्धिस्ट एजुकेशन इज नोन फॉर कमिंग अप विद इनोवेशंस इन मेडिकल. मेडिसिन में बहुत एडवांस्ड इनके चिरक नाम के बहुत फेमस एक मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हुए थे. तो बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि देयर वाज ह्यूज एडवांसमेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन इन दिस पीरियड. तो वो एक मेडिकल करिकुलम अलग से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें सर्जरी और स्नेक बाइट्स को ट्रीट करना, मेडिसिन, इन सब चीजों के बारे में भी सिखाया जाता था. तो दैट वाज अ गुड प्लस पॉइंट हियर. एंड ब्राह्मणिक, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन कभी भी वैदिक एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं था, बल्कि जो लॉर्ड बुद्धा थे, ही हिमसेल्फ वाज अ हिंदू. एंड बट यस, हिंदू रिलीजन से इसको अलग हम मानते हैं. वी डू नॉट पुट इट अंडर हिंदुइज्म, बट दे नेवर हैड एनी कॉन्फ्लिक्ट्स विद द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन. सो दे वर स्टिल अ लॉट ऑफ दीज बुद्धिस्ट मॉन्क्स वर टीचिंग द 4 वेदास, देयर हिस्ट्री, पुराण की चीजें पढ़ा रहे थे, योगा, तंत्रा, ये सब जो वैदिक एजुकेशन में भी पढ़ाया जाता था. दे वर टीचिंग दीज ऑल ट्रू अंडर द ब्राह्मणिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन. सो ये ब्राह्मणिक और मेडिकल 2 यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखे हुए हैं. बाकी जो प्राइमरी, हायर, वोकेशनल है वो सेम है हमारी वैदिक एजुकेशन की जैसे. तो ये सारी एजुकेशन कवर की जाती थी, ये कंटेंट दिया जाता था. दिस ऑल वाज कवर्ड in the education, the curriculum of Buddhist system of education. Now here there are 2 ceremonies. वहां पे जैसे हमारे होते थे उपनयन संस्कार और संवर्तन संस्कार, ये सब जो हमारे होते थे, उपसंपदा संस्कार, सॉरी उपनयन संस्कार जो होते थे वहां पे वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, यहाँ पे 2 मेन संस्कार हैं. पबज्जा संस्कार जो प्राइमरी में एडमिशन के लिए शुरू से घर से निकल के जब बच्चा जा रहा है बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन लेने, तब पबज्जा संस्कार होता है, वो प्राइमरी एजुकेशन में घुस जाता है. और वो 8 साल में घुसता था और 12 साल तक ये होती थी. फिर जब वो 20 साल का हो जाता था तब उसकी हायर एजुकेशन शुरू होती थी. उसके लिए होता था उपसंपदा संस्कार, ये सेरेमनी होती थी. सो देयर वर प्राइमरीली 2 ceremonies, one when the child entered the primary education at the age of 8, and one when the child entered the higher education at the age of 20. Here there are only 2 ceremonies and they are same for all caste people. ये डिफरेंस है वैदिक एजुकेशन सिस्टम से. वैदिक एजुकेशन सिस्टम में एंट्री की जो एज है एजुकेशन में, वो ब्राह्मण्स के लिए अलग थी, क्षत्रियास के लिए अलग थी, वैष्णवास के लिए अलग थी और शूद्रास के लिए थी ही नहीं. तो वो थोड़ा कास्ट बेस्ड था. बट यहाँ पे ऐसा कोई कास्ट नहीं है. यहाँ पे सबके लिए 8 साल पे उपबज्जा संस्कार हो रहा है और यहाँ पे 20 साल पे उपसंपदा संस्कार हो रहा है. So this is one difference between Buddhist system of education and Vedic system of education, that the entry and exit of the education is same. The age for entry and exit is same for all castes. So what is this पबज्जा संस्कार? आप देखें यहाँ पे बहुत फेमस है, हम सब ने सुना है ये, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि. संस्कृत में लिखा हुआ है, मतलब मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, मैं धर्म की शरण में जा रहा हूँ और मैं संघ, जो संघ ही तो रूल्स डिसाइड कर रहे हैं सारी बुद्धिज्म के स्कूल्स के सब चीजों के, तो उनकी शरण में जा रहा हूँ. सो आई एम गोइंग टू आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ टू लॉर्ड बुद्धा, टू द धर्म, the Buddhist dharma, and also to Sangh, because Sangh is an important body deciding all laws and everything for the Buddhist education and life in general. So surrendering, so this Pabajja Sanskar is about entry to the world of education, leaving behind everything and starting education. This means, the word Pabajja means to go forth, मतलब शुरू करना.
घर छोड़ना 8 साल पर और 12 साल तक प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन जो देते हैं उसको कहते थे पबज्जा संस्कार। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स होते थे कि वो बच्चा जो है उसकी विल होनी चाहिए, उसके पेरेंट्स की कंसेंट होनी चाहिए एंड उस और पूरी तरह से वो सरेंडर करे। सो दिस सेरेमनी वाज फॉर एंट्रेंस ऑफ द चाइल्ड इन द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एट द एज ऑफ 8 and but it had certain conditions that the child should have the consent and so the parents should also have the consent, because it was not easy for everyone to leave the family and go and get and stay with the monks and become a bhikshu for life. So during this ceremony the head used to be shaved, बाल काटे जाते थे पीले कपड़े में और एक बर्तन पकड़ाया जाता था जो कि एक सिंबल था कि वो भिक्षु बन रहे हैं. So the child's head was shaved and was dressed in yellow cloth and handed over with a begging bowl. This indicated the starting of bhikshu life for the child, and the child had to surrender completely by saying these three things: Buddham Sharanam Gacchami, Dharmam Sharanam Gacchami, and Sangha. That the child surrenders to Lord Buddha, to this dharma, and to sanghas. And then after these three vows, ये जो 3 मंत्र बोलने के बाद स्टूडेंट को कहते थे सामने या शारमन, वो बन जाता था, वो ऑफिशियली एडमिशन उसका हो जाता था. दूसरा जो संस्कार है वो होता था एट द एज ऑफ 20. तो 8 साल पे एंट्रेंस हो गई, 12 साल उसकी प्राइमरी एजुकेशन पढ़ाई गई. उसके बाद 20 साल पे उसकी शुरू होती है हायर एजुकेशन, हायर ऑर्डिनेशन. मतलब वो अब परमानेंट बन जाता है मॉन्क और उसके बाद कभी घर नहीं जाता है और he or does not engage in any sexual activity or does not get married till death. तो उपसंपदा संस्कार उसको कहते हैं हायर एजुकेशन. भिक्षु एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे मैंने बताया, एंड ये भिक्षु किसी डेरोगेटरी वे में यूज नहीं होता, बहुत रिस्पेक्ट से यूज होता है बिकॉज ये पार्ट है उनके करिकुलम का. एंड इसका मेन रीजन होता था ह्यूमिलिटी या दीनता पैदा करना. स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एंड डिसिप्लिन, yes, again this is very similar to the Vedic system of education. Yes, there are not many differences, कोई खास डिफरेंस नहीं है Vedic system of education से. बहुत अच्छी रिलेशनशिप होती थी, टीचर का दर्जा ही बहुत हाई होता था, रिस्पेक्टेड होते थे टीचर्स, एंड स्टूडेंट टीचर्स के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स होते थे, लेकिन अच्छे मतलब हेल्दी रिस्पेक्ट वाले रिलेशनशिप होते थे, लेकिन डिसिप्लिन पे बहुत फोकस था. और अगर कभी कुछ गलत हो जाता था बच्चों से तो उसके लिए पनिशमेंट्स था, लेकिन फिजिकल या कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं था. वो सिर्फ इस तरह का पनिशमेंट होता था कि उनको एक्स्ट्रा काम करना है या सफाई करनी है वो वाले, या कुछ पढ़ने का काम करना है. सो दैट यूज्ड टू बी द पनिशमेंट. बुद्धा ने ये 10 ये चीजें बोली हैं कि ये इम्पोर्टेंट है. एक तो सेल्फ कंट्रोल होना, पेशेंस होना, अपने सारे जितने भी सेंसेस हैं उन पे कंट्रोल होना, सच बोलना, सोचना कि कोई चीज क्यों हो रही है उसको कहते हैं रीजन. थिंकिंग व्हाई समथिंग इज हैपनिंग इज द एबिलिटी टू रीजन. एंड फॉरगिव, नेवर टू बी एंग्री, प्योरिटी या सैंक्टिटी रखना, ऑनेस्टी लेना और नॉलेजेबल होना. ये सारी चीजों को बुद्धा ने कहा है कि हमें अपनी लाइफ में इंस्टिल करनी है. 10 कमांडमेंट्स हैं जो कि पबज्जा संस्कार या एंट्रेंस 8 साल की होने 8 साल पे जो एंट्रेंस होता था उसके बाद जो ये 10 कमांडमेंट्स दिए जाते थे ये बहुत स्ट्रिक्ट थे और इनको फॉलो करना था एक सामनर को या शर्मान को. जब पबज्जा संस्कार हो गया, आफ्टर पबज्जा संस्कार वाज डन, the child was entered into the Buddhist system of education, and these 10 things had to be followed. Not killing anyone, never to have sex, to be pure of character, झूठ नहीं बोलना है, never to take anything intoxicating drink, किसी की बुराई नहीं करनी है, टाइम पे खाना खाना है, no music, dance, no luxurious things, and no acceptance of gifts or anything from anyone. Teaching methods क्या थे? There is a lot of similarity between the teaching methods of Buddhist system of education and Vedic system of education. So बहुत सारे teaching methods वही हैं. यहाँ पे भी oral methods थे क्योंकि starting में records
नहीं थे, रिटन वर्क नहीं था, बट बाद में जो मोनास्ट्रीज, जो फेमस यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो बनी थी, उनमें रिटन रिकॉर्ड्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स पाए गए हैं बहुत सारे, जो कि बाद में इन्वेडर्स ने जला भी दिए थे, तो बहुत सारे हमने लूज कर दिए थे। तो वैदिक में तो बिल्कुल रिकॉर्ड्स हमें एज सच डायरेक्टली नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ से रिकॉर्ड्स मेंटेन होने शुरू हुए थे बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, रिटन वर्क, लेकिन वो भी बहुत कम थे। तो यहाँ पे ओरल मेथड ही ज्यादा यूज किया जाता था, वर्बल मेथड जिसको हम कह सकते हैं, मेमोराइजेशन जिसमें करा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन जिसमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो बहुत देखे गए थे। डिस्कशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट था, इवन नाउ वी आर यूजिंग डिस्कशन एज अ मेथड ऑफ टीचिंग, अभी भी हम इसको बहुत अच्छा मेथड मानते हैं, जब सारे एक साथ बैठ के किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एक भूमि सूत्र इनका है, उसमें 15 पार्ट में इसका काफी रूल्स भी बताए गए हैं कि डिस्कशन कैसे करना चाहिए, जस्ट मैंने आपके नॉलेज के लिए इसको ऐड किया है। फिर लॉजिक मेथड भी है, लॉजिक इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिलोसफी, इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक होता है, वो हम पढ़ते हैं इन रिसर्च, तो उस मेथड से पढ़ाया जाता था। यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत करते थे, बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में ट्रैवल करके बच्चों को इधर उधर ले जाके भी दिखाते थे और ऐसे भी पढ़ाया जाता था। कॉन्फ्रेंसेस यहाँ भी होती थी। कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जब बहुत सारे मॉन्क्स एक साथ इकट्ठा होके कुछ एक्सचेंज करते हैं आइडियाज, उसको कॉन्फ्रेंस होता था। मेडिटेशन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड, एंड सेल्फ स्टडी ऑल्सो दे हैड इंट्रोड्यूस्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जो इन्होंने स्टार्ट किया था, वो था लर्निंग बाय एविडेंस। अब इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तो थ्योरी है जिसको हम सिद्धांत कहते हैं, जो पढ़ाया जाता था। फिर सोचो कि कोई चीज क्यों हो रही है, रीजन, एग्जाम्पल दो, उदाहरण। पैरेललिज्म मतलब साथ उसकी जैसी कोई और चीज भी हो रही है साधर्म में। कॉन्ट्राडिक्ट करो, अगर एक थ्योरी दूसरी थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, वैधर्म में। एविडेंस, किसी चीज का प्रमाण दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, प्रत्यक्ष। किसी चीज को आर्ग्यू कर रहे हैं, अनुमान। और फिर कुछ हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, इंडक्शन या आगमन। तो ये सारी चीजें का इस्तेमाल उन्होंने टीचिंग में करा है, इसीलिए हम कहते हैं कि बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज वेरी साइंटिफिक, दे वर यूजिंग द लर्निंग बाय एविडेंस मेथड्स। तो ये काफी, आज की डेट में हम रिसर्च में ये सारी चीजें यूज करते हैं, तो ये काफी साइंटिफिक थे इनके मेथड्स। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो पाली है। वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन संस्कृत था, यहाँ पे पाली। यहाँ पे कोई एग्जाम्स नहीं होते थे, और जब संघ को या गुरु को या जो मॉन्क होते थे उनको लगता था कि बच्चे को काफी नॉलेज आ गई है, तब उसको वो हायर एजुकेशन के लिए, जब उसकी एज हो जाती थी तब भेजते थे, या कंप्लीट कहते थे एजुकेशन हो गई। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वुमेन एजुकेशन। किसी भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन में हम जरूर डिस्कस करते हैं कि वुमेन एजुकेशन का स्टेटस क्या था। तो शुरू में वुमेन, उनको एडमिशन नहीं मिलता था। शुरू में इन द बिगिनिंग दे वर डिनाइड एडमिशंस, दे वर नॉट गिवन एडमिशंस। Then gradually towards the end, we've come across examples. For example, there was an incident कि एक कोई क्वीन थी जो विडो हो गई थी, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और वो शुद्धोधन की वाइफ थी, एंड शी वांटेड बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो वो बार बार लॉर्ड बुद्धा के पास जाती थी और उनको मना कर देते थे लॉर्ड बुद्धा कि नहीं, विमेन को हम नहीं देते हैं एजुकेशन। तो उनके एक स्टूडेंट थे आनंद, उनको बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि आप इन्हें भी एजुकेशन दीजिए। उन्होंने पूछा जाके गौतम बुद्धा से, तो क्या औरत निर्वाण के काबिल नहीं है? ये मैं स्टोरी आपको ऐसी आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो इस पर लॉर्ड बुद्धा ने कहा नहीं, लेडी काबिल है, और तब उन्होंने इन जो शुद्धोधन की वाइफ थी, इनको एजुकेशन देने से राजी हो गए। सो दिस इज अ स्टोरी। सो शी ऑल्सो हैड टू शेव ऑफ हर हेड, और उनको भी अपने बाल काटने पड़े थे, और येलो कपड़े पहनकर फिर शी ऑल्सो बिकेम अ भिक्षुणी। तो इस तरह से ये कहानी है। इसके बाद से लेडीज को एजुकेशन मिलनी शुरू हो गई फ्रॉम दी बुद्धिस्ट मॉन्क्स। लेकिन इनके रूल्स अलग होते थे और बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, और इनके भी अलग संघास होते थे, ग्रुप ऑफ भिक्षुणी मॉन्क्स, ये संघास थे इनके। इनमें से कुछ बहुत फेमस हुए हैं, थेरी शिष्यास बहुत फेमस है, जिसमें से धम्मादीना का नाम बहुत आता है, एंड एक सुमा करके थी भिक्षुणी, देयर वाज वन भिक्षुणी नेम सुमा, हुज लेक्चर्स वर वेरी फेमस। विनयाशील, भारतारिका वे फेमस पोएट्स, एंड some of them also traveled the whole world, ये कुछ दुनिया में भी घूमी है,
और बुद्धिज्म इसीलिए सिर्फ इंडिया में कन्फाइन नहीं रहा है, ये पूरी इसमें इंटरनेशनल कनेक्ट काफी था। विद द सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इंटरनेशनल कनेक्ट नहीं था। सो अश्विनी लाब्दे की एक मैंने इसको देखा था कहीं, तो मैंने एज इट इज इसको कॉपी किया है। ही अश्विनी लाब्दे हैज यूज्ड दीज वर्ड्स दैट बुद्धा डिक्लेयर्ड दैट women could attain nirvana. Women को नरवाना मिल सकता था। While the Hindu thinkers denied the right to education to women of all castes, Buddhist Sangha gave them the freedom to read and write. Thus, the generation of women intellectuals in India emerged from Buddha Sangha. तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि बुद्धा ने तो साफ कह दिया था, पहले उन्होंने मना किया था शुद्धोधन की वाइफ को, 3 बार उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई किया था, लेकिन बाद में जब उनसे पूछा किसी ने, उनके फेवरेट डिसाइपल ने पूछा कि क्या वुमेन केपेबल नहीं है निर्वाणा की, तो उन्होंने फिर कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, वुमेन को भी निर्वाणा मिल सकता है। और तब उन्होंने बुद्धिस्ट एजुकेशन सबसे पहले उन्होंने सारी कास्ट्स की विमेन को एजुकेशन देने की शुरुआत की है। तो ये क्रेडिट जाता है बुद्ध सिस्टम ऑफ एजुकेशन को। वैदिक पीरियड में मोस्टली हायर कास्ट्स और एफ्लुएंट फैमिलीज या किंग्स या राजा महाराजाओं की फैमिलीज की औरतों को ही एजुकेशन मिलना के एविडेंस मिले हैं। यहाँ पे बुद्ध सिस्टम में सबको मिलती थी। कुछ फेमस सेंटर्स हैं, जैसे वहां पे हमने तक्षशिला वगैरह पढ़ा था, यहाँ पे भी कुछ फेमस बुद्धिस्ट सेंटर्स थे। नालंदा है जो पटना के पास है, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा के फेमस सारीपुत्ता जो है उनका जन्म हुआ था, इसीलिए ये बहुत फेमस थी। अशोका ने वहां पे सबसे पहले एक विहार बनाया एंड बहुत फेमस हुआ था वो। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे स्पेशली ये बहुत ही फेमस हो गया था ये सेंटर। यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत पढ़ने को अभी भी मिलता है कि वो उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। इट हैड अ ह्यूज लाइब्रेरी एंड 9 million manuscripts which were later burned by the invaders, and we lost a lot of precious information and knowledge and education scriptures of the Buddhist system of education because of this invasion. But it was a very, very huge university. It was very beautiful. It was magnificent. It had all the facilities and was a center of education at that time. So when Huan Sang visited, जब हुन सांग आया था तो उन्होंने इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी राइटिंग्स में कि कितनी सुंदर और कितनी अच्छी हुआ करती थी और कितनी नॉलेज का कितना बड़ा सेंटर था, यहाँ पे कितनी पढ़ाई रिसर्च सब हुआ करता था। फिर विक्रमशिला धर्मपाला ने एक विहार बनाया था। ये गंगा के नालंदा के पास ही गंगा के बैंक पर बनाया था और ये बहुत सुंदर बनाया था उन्होंने। और उन्होंने महाबोधि की कुछ पेंटिंग्स वगैरह सब वहां पे इमेजेस लगाई थी। इससे ये विहार बहुत फेमस हुआ और ग्रेजुअली यहीं पे शिक्षा शुरू हो गई। एजुकेशन बिगैन एंड बिकेम अ वेरी this Vikramshila became a very important site of Buddhist education. यहाँ पे उन्होंने 108 टेम्पल्स बनाए, फिर उन्होंने रूम्स भी बनाए किंग धर्मपाला ने। और उसके बाद यहाँ पे काफी बाहर से बच्चे आने लगे थे पढ़ने, स्पेशली तिब्बत से। तो बाद में जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में और काफी बुद्धिस्ट टीचिंग्स हमें तिब्बतन स्टूडेंट्स के राइटिंग्स में मिलती है। तक्षशिला जो है ये वैदिक सिस्टम जब हमने पढ़ा था वहां पे भी था, तो वैदिक एजुकेशन का भी सेंटर था और ये बाद में बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन का भी सेंटर बन गया था। जैसे ब्राह्मणिकल एजुकेशन का था वैसे ही इसका भी बन गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसकी लोकेशन ऐसी थी कि बार बार इन्वेजन्स होते रहते थे यहाँ पे। तो बिकॉज ऑफ दीज इन्वेजन्स ग्रेजुअली वैदिक एजुकेशन के साथ साथ बाद में बुद्धिस्ट एजुकेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि और स्पेशली डिस्ट्रॉय हुई थी जब हुना डायनेस्टी आई थी, उन्होंने इसको काफी जला बला दिया था। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला काफी फेमस हुआ करती थी उस टाइम पर, उसका मिलता है अकाउंट हमें रिकॉर्ड्स में। बट बिकॉज उसकी लोकेशन ऐसी थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कि बहुत ज्यादा इन्वेजन्स की वजह से ग्रेजुअली ये खत्म हो गई। वल्लभी भी वल्लभी यूनिवर्सिटी का भी हमने नाम सुना हुआ है काफी। ये भी ये जो जगह थी ये वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में थी और इसको माना जाता था शुरू में नालंदा के कंपटीशन में। It was considered to be a rival of Nalanda. So Huan Sang has also talked about so many vihars and monasteries located in Vallabhi, and students they were coming from different parts of the world and gaining education here. बट यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती थी बल्कि आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कमर्शियल बिजनेस का भी ये काफी सेंटर हुआ करता। सो वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में भी बहुत पढ़ने सुनने मिलता है। We come to what were the positive aspects of Buddhist system of education. अब तक जब हम पढ़ते आ रहे हैं आपको काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मिले होंगे। सबसे अच्छा जो पॉइंट इसमें मिलता है वो ये है कि यहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। All castes are eligible
एंड बाद में तो women को भी जब इंक्लूड किया, so later on when the women were also included in the system of education, even then there there was no discrimination based on caste. Again, simple living, high thinking, this was there in the Vedic system also. High status of teacher, emphasis on teaching, this was there in the Vedic system of education also. But education was well organized. ऐसा नहीं था कि किसी की विम्स एंड फैंसीज या किसी की मर्जी से कुछ चल रहा था या कुछ भी हो रहा था, जितने पैसे हैं उस हिसाब से. नो, दे वर फिक्स्ड रूल्स, सो इट वाज मोर ऑर्गेनाइज्ड. यहाँ पे इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो बिल्डिंग्स थी वो काफी वेल मेंटेन थी, वेल फर्निश्ड थी, तो मैग्निफिसेंट थी, और हॉस्टल्स का कॉन्सेप्ट भी था. और ये वाली जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन थी, इसका एक अच्छा मेरिट ये होता था कि इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि बुद्धिस्ट पीपल यूज्ड टू ट्रैवल, द स्टूडेंट्स वर मेड टू ट्रैवल, तो इंटरनेशनल कनेक्ट था. इसीलिए ये जैसे पूरी तरह से इंटरनेशनल बाहर की कंट्री से कट ऑफ नहीं था. Vedic system of education was quite cut off from the rest of the world, but this kind of education was spread and made to spread and have an international connect also. थोड़ा ज्यादा मॉडर्न है. मेडिसिन में बहुत ज्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशंस किए हैं, ये एक मेरिट में आता है. फिर आप देखिए एथिक्स, माइंडफुलनेस, डेडिकेशन, दान, डोनेशन, ये जो भिक्षु एजुकेशन है, इसको इसको बहुत डेरोगेटरी वे में नहीं देखा गया है, गरीबी से नहीं एसोसिएट किया है, क्योंकि अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी सब कुछ त्याग कर भीख मांग रहे थे, तो ये उनको ह्यूमिलिटी सिखाने के लिए. तो इस तरह से डोनेशन की जो इम्पोर्टेंस है, दान की जो इम्पोर्टेंस है, भिक्षा की जो इम्पोर्टेंस है, ह्यूमिलिटी की जो, दीनता की जो वैल्यू है, वो इस एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था. सो humility was a very important principle of this system of education, which reflected in the philosophy and the functioning of this system of education, because all children, even belonging to the good families, were made to beg. So this increased the importance of donation and generosity and ethics in education. Also, this education system is considered to be very peaceful. Meditation and very peaceful ways of getting education, and the philosophy is based on peace. तो काफी calming the mind, इस पर बहुत फोकस है मेडिटेशन पे, जो आज की डेट में भी हम we are getting back to that place where we talk about these things. Even now the students are being encouraged in a lot of schools and a lot of educational institutions. There are lectures and conferences and seminars on the importance of meditation. ये कराया भी जाता है assemblies में. तो we are getting back to those again, those principles again. So meditation काफी emphasis है बुद्धिज्म में. ये एक मेरिट हम कह सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के वैसे भी साइंसेस भी बताती हैं कि फायदे बहुत हैं. And then one very good merit, one positive aspect of Buddhist system of education was that it was more scientific in nature, because it included logic and जैसे मैंने आपको बताया था, वो सारे उदाहरण, प्रत्यक्ष, अनुमान, ये सारी चीजें जो थी, वो सारा सिस्टम था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताते थे. तो इट वाज मोर साइंटिफिक. द करिकुलम वाज अ लिटिल बिट मोर साइंटिफिक in nature. So these were the merits. आप इनको elaborate करके, explain करके आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं. लेकिन हर सिस्टम ऑफ एजुकेशन में सब कुछ पॉजिटिव ही नहीं होता, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हम ढूंढ सकते हैं, हमें मिल सकते हैं. ये एक पेट्रियार्कल रिलीजन है जहाँ पे डोमिनेंस आदमियों का ज्यादा है. ऑल्दो बाद में विमेन एजुकेशन को भी वुमेन को भी इंक्लूड किया था, ऑल्दो लेटर ऑन दे इंक्लूडेड विमेन in the system of education, but still largely it is a male dominated religion. And a lot of emphasis, it's very difficult because a lot of emphasis is on leaving behind the family. सब कुछ छोड़ के आपको भिक्षु बनना है, पूरी लाइफ भीख मांगनी है, which is not easy. So a lot of people, they say that why so difficult, but then that was a philosophy of the system of education, and that was a beauty also. That is the beauty about it also. But then yes, it was difficult. They were totally total believers of peace. उनके लिए peace बहुत important है, शांति बहुत important है, non-violence बहुत important है, which is why they did not develop the military education. तो military education उनका warfare, तो वैदिक education में तो तब भी warfare सिखाया जाता था क्षत्रियास को, उनको बाण चलाना ये सब सिखाते थे. बट यहाँ पे बुद्ध सिस्टम ऑफ एजुकेशन में ये चीज नहीं होती थी, बिकॉज दे वर पीस लविंग, उनको वायलेंस पसंद नहीं था. बट दिस वाज अ डीमेरिट कि अगर कोई शत्रु हमला कर रहा है कभी, तो हाउ विल यू डिफेंड योरसेल्फ, हाउ विल यू डिफेंड योरसेल्फ व्हेन देयर इज एन एनिमी अटैकिंग. सो इवन इफ यू आर अ पीस लविंग नेशन, अ पीस लविंग कंट्री, अ पीस लविंग यूनिट,
you need to have a sound system of protecting yourself, self-defense. So from that aspect, from that point of view, it was considered to be a negative point that this military training was ignored. इसको इग्नोर किया था इन्होंने काफी. थोड़ा सा women के साथ डिस्क्रिमिनेशन था इस एजुकेशन सिस्टम में, और बहुत सोशल पॉलिटिकल ग्लोबल इश्यूज को नहीं इन्होंने डील किया है, इम्पोर्टेंट को. काफी चीजें इग्नोर्ड हैं इस करिकुलम में. और बहुत सारे मैजिकल पावर्स, सुपरस्टिशंस की भी ये बात करते हैं, जो कि बहुत लोग कहते हैं कि वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में भी था, इनमें भी था. उनको सुपरस्टिशंस कहते हैं, रिचुअल्स कुछ हैं इस टाइप के, तो वो एक बहुत से लोग नेगेटिव मानते हैं. So what were the differences? So throughout my discussion, पूरे टाइम मैं आपको बताती गई हूँ क्या क्या वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन से डिफरेंस रहा है बुद्ध सिस्टम ऑफ एजुकेशन का, उसको मैंने यहाँ पे सम अप किया है. सो आई हैव बीन डिस्कसिंग द डिफरेंसेस alongside the my presentation in this video lecture. I had been discussing how it is different from the Vedic system of education. I have just tried to jot down those points in this slide. एक तो this education system was more organized. ये more organized था, और इसके फेडरल रूल्स थे. वो रूल्स कौन बना रहे थे? संघ बना रहे थे. संघ कौन थे? ग्रुप ऑफ मॉन्क्स. तो यहाँ पे कोई एक गुरुकुल में एक टीचर नहीं था जो कि सारे रूल्स बना रहे थे. गुरुकुल टू गुरुकुल रूल्स थोड़े से चेंज हो सकते थे, बट यहाँ पे कॉमन रूल्स थे, इसलिए वो ज्यादा फेडरल था. यहाँ पे हॉस्टल्स का था, और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं था. बिल्डिंग्स बहुत, जो स्कूल गुरुकुल बहुत सिंपल होते थे, जैसे नदी के किनारे बैठे हैं या किसी पेड़ के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं. यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं था. यहाँ पे प्रॉपर बिल्डिंग्स, हॉस्टल्स, फैसिलिटीज, फर्निश्ड हॉल्स, ये सब थे, और उनके रिमेन्स अभी भी ये दिखाते हैं. अगर आप जाएंगे ऐसी जगहों पे जहाँ पे जो फेमस है बुद्धिस्ट एजुकेशन या बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए, वहां पे आपको ऐसे रिमेन्स या ऐसे अकाउंट्स मिलेंगे कि इतनी लैविश बिल्डिंग्स हैं, कुछ अभी भी हैं. टीचर की पूरी ऑटोनॉमी नहीं थी, पूरी फ्रीडम नहीं थी. संघा के रूल्स फॉलो करने होते थे, और कोई मिलिट्री एजुकेशन यहाँ नहीं होती थी. ये वैदिक एजुकेशन से डिफरेंस है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जब वहां पे वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जब उनको हायर एजुकेशन मिल जाती थी, तब ये डिसाइड होता था कि वो शादी करके हाउस होल्ड का काम करेंगे या फिर शादी नहीं करके जिंदगी भर सेलिब्रेट रहेंगे. ये ऑप्शन मिलता था वहां पर वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में. यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पे एक बार जब उपसंपदा संस्कार या हायर एजुकेशन की सेरेमनी हुई 20 साल पर, तब वो शादी कभी नहीं कर सकता था वो स्टूडेंट, और उसको जिंदगी भर सेलिब्रेट और जिंदगी भर मॉन्क बनकर, भिक्षु बनकर रहना होता था. तो यहाँ पे ये एक मैंडेट है. वहां पे चॉइस थी टू लीव एजुकेशन एंड बिकम अ हाउस होल्ड और बिकम अ सेलिब्रेट और अ मॉन्क थ्रू आउट योर लाइफ. देयर वाज अ चॉइस. यहाँ पे कोई चॉइस नहीं थी. यहाँ पे एक बार जब आपकी प्राइमरी एजुकेशन खत्म होती है और आप हायर एजुकेशन में घुसते हो, तो आपको जिंदगी भर सेलिब्रेट या भिक्षु या बॉन्क रहना है. यू विल नेवर रिटर्न टू योर फैमिली. दिस इज अ डिफरेंस फ्रॉम वैदिक एजुकेशन. सो अगेन, बिफोर आई एंड माई वीडियो लेक्चर, मैं फिर से ये कहूंगी कि आप अपनी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा आसपास आप पॉलिसीज पढ़िए, थोड़ी सी रीसेंट वाली, और थोड़ा सा अपने आसपास देखिए क्या एजुकेशन कैसे आपको मिल रही है. थोड़ा सा आप सोचिए, और फिर ये जो वैदिक एजुकेशन हमने पढ़ा है और जो बुद्ध सिस्टम ऑफ एजुकेशन पढ़ा है, इसमें से कौन सी चीजें आपको लगता है कि आज की डेट में अगर हम इनमें डालें तो एजुकेशन हमारी इंप्रूव हो सकती है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में नहीं डल सकती. So what I would now expect you to do before I end this video lecture, that you think about the education, the current education system, look around yourself, read a few things, read the latest policies and the system of education. You already have an idea how it is, because yourself, you have studied in schools, you're studying in colleges and universities, so you already have an idea about the system of the current system of education. Get some more awareness and then compare and think what elements you can draw from Buddhist and Vedic system of education in the present system of education to make it better. You can also think of those elements which cannot be included, which you think with a reason. हर चीज में रीजन देना है आपको, रैशनली आपको सोचना है. ये नहीं कि मुझे पसंद नहीं है या मेरी मम्मी को पसंद नहीं है. नॉट दोज काइंड ऑफ रीजंस, नॉट दोज काइंड ऑफ आंसर्स. जस्ट लॉजिकली थिंक
what elements can be imbibed in the current system of education to make it better, and what elements do not suit the current system of education. This you should be preparing as we are moving from one system to another. In the end, I will take up one video lecture only on this topic. जितने भी हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे उनमें से क्या क्या एलिमेंट्स हम करंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इम्बाइब कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन वन ऑफ आवर लाइव सेशंस. बट ये मैं चाहती हूँ कि आप ये जरूर प्रिपेयर करें, तो इससे आपको फायदा. तो ये था मेरा आज बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे लेक्चर. So study well and keep referring to more sources of knowledge for Vedic, Buddhist and coming systems of education. Stay tuned to my channel. Keep liking my videos. If you have not yet subscribed, please subscribe to my channel. And you can post in your questions, your comments, your feedback in the comment section below. Thank you till we meet in the next video lecture. Bye-bye.